जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एससीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं भारतीय इतिहास पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की हमारी एक लेक्चर श्रृंखला ही चल रही है, जिसमें आज हमारा लेक्चर 26 है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शिवाजी महाराज एवं मराठा साम्राज्य के बारे में। इस लेक्चर में हम लोग 1627 में शिवाजी महाराज के जन्म के बाद से समस्त इंपॉर्टेंट घटनाओं को पढ़ने वाले हैं, जो मराठा साम्राज्य की स्थापना और उसके उत्कर्ष और उसके अंतर्गत देखी गई थी। और तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में मराठाओं की हार के बाद इस पूरे साम्राज्य की समाप्ति तक का हम पूरा इतिहास विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से देखने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों क्लियर कंप्लीट डिस्कशन करेंगे हम मराठा व्यवस्था को लेकर। दोस्तों बस आप लोगों को इस लेक्चर को देखते समय एक काम करना है, ध्यान से सुनिए और कॉपी पेन लेकर बैठिए। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए जाते हैं लेक्चर में शिवाजी महाराज और उनकी व्यवस्था से संबंधित, उनको आप सिनॉप्सिस के वे में नोट कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम से पहले रिवीजन करने में आसानी रहे और आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को, जिसमें आज का आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या थे। याद रखिए, मराठों के उत्कर्ष के कई सारे इंपॉर्टेंट कारण थे। इन कारणों में हम देखें दोस्तों, तो पहला रहा महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति। महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति कहीं ना कहीं मराठों के अनुकूल रही, और इस वजह से यहाँ पर साम्राज्य स्थापित करने में कोई दिक्कत नहीं हुई, साम्राज्य को आगे बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति कहीं ना कहीं इस समय चरम पर थी, और हिंदू विरोधी नीतियों के कारण इन लोगों ने उस पूरी व्यवस्था के खिलाफ एक अलग सशक्त रूप से अपने साम्राज्य को गठित किया, तो ये भी एक कारण था। मराठा धर्म सुधारकों का प्रभाव एक कारक था। चौथा कारक है शिवाजी महाराज द्वारा दक्षिण के शासकों से आर्थिक व सैन्य सहायता प्राप्त करना। दोस्तों याद रखिएगा, शिवाजी महाराज ऐसे कोई भी चीज के लिए अपना साम्राज्य नहीं कराए थे, और न ही उन्होंने ऐसी कोई उनसे बात की थी। इसके अलावा शिवाजी महाराज का जुझारू व्यक्तित्व जो रहा, वो भी मराठों के उत्कर्ष का कारण रहा। तो कारण नंबर 1, कारण नंबर 2, कारण नंबर 3 और 5 जो है वो आपके सही है, चौथा वाला गलत है। यह हम बात करें दोस्तों शिवाजी महाराज की, तो इनके बारे में मैं अपने पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 25 में डिटेल में डिस्कशन कर चुका हूं, लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ भी देखते हैं कि शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था 1627 में। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में शिवनेरी के किले में। ठीक है। और माता का नाम हम देखें दोस्तों, तो माता जी का नाम जो है वो रहा जीजाबाई। ठीक है। और जीजाबाई जो थी दोस्तों एक महान शिव भक्त थी, और इन्होंने शिवजी के नाम पर ही अपने पुत्र शिवाजी का नाम भी रखा था। पिता की बात करें दोस्तों, तो पिता थे शाहजी भोसले जी। शाहजी भोसले की दोस्तों अगर हम बात करें, तो ये बीजापुर के जो सुल्तान थे, याद रखिएगा बीजापुर के जो सुल्तान थे, इनके यहाँ पर जागीरदार के तौर पर काम करते थे। उनकी एक जागीर जो है उसको संभाल के इन्होंने रखा हुआ था मराठा क्षेत्र में, तो जागीरदार थे ये सुल्तान के यहाँ पर, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें दोस्तों शिवाजी की आरंभिक शिक्षा की, तो शिक्षा पे हम लोगों को 3 व्यक्तित्वों का प्रभाव देखने को मिलता है। एक हम अगर इनकी आध्यात्मिक या धार्मिक शिक्षा की बात करें दोस्तों, तो वो जाता है रामदास जी को श्रेय। ठीक है। इसके बाद हम बात करें इनकी सैनिक शिक्षा की, तो सैनिक शिक्षा जो है, कूटनीति की जो शिक्षा है, वो शिक्षा इनको देते हैं कौन? दादाजी कोंडदेव। दादाजी कोंडदेव का शिवाजी के संपूर्ण जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव रहा है, आपको ध्यान रखना है। और फिर माता जो थी, इन्होंने माता जी ने प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की थी, और इसमें उन्होंने शिवाजी महाराज को बचपन से रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता आदि ग्रंथों का अध्ययन करवाया। शिवाजी महाराज के संपूर्ण जीवन पर अगर किसी का सर्वाधिक प्रभाव रहा है, तो वो दोस्तों उनकी माता जीजाबाई का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। जब वो वयस्क हुए शिवाजी महाराज, तो उन्होंने स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया। याद रखिएगा, शिवाजी महाराज जब छोटे थे तो उन्होंने बचपन से ही उत्तर में एक तरफ मुगल साम्राज्य देखा था, और दक्षिण में देखें तो अलग अलग मुस्लिम सुल्तानों का शासन था। तो ऐसे में शिवाजी महाराज ने दक्षिण और उत्तर पूरी व्यवस्था में स्वराज की स्थापना का एक लक्ष्य रखा, और अपनी एक छोटी सी टुकड़ी बनाई। उस टुकड़ी के आधार पर आसपास के क्षेत्रों को जीतना चालू किया, और उनको जीतने के बाद इन्होंने बीजापुर के सुल्तान के किले जो है वो गुप्त रूप से कहीं ना कहीं जीते। कई सारे किलों को इन्होंने जीत लिया, और ये गुप्त रूप से इसलिए जीते क्योंकि पापा जो थे इनके, वो जागीरदार के तौर पर काम करते थे। अगर बीजापुर के सुल्तान को पता चलता था कि शाहजी भोसले जो उनके जागीरदार है, उनके पुत्र के द्वारा ये लूटपाट की जा रही है, किलों पर कब्जा किया जा रहा है, तो ऐसे में इनके ऊपर असर पड़ सकता था। तो जब तक इनका रिटायरमेंट नहीं हो गया, तब तक शिवाजी महाराज ने ये गुप्त रूप से किया, और रिटायरमेंट के बाद फिर वो ओपनली चुनौती देने लगे थे। यहां पर याद रखिएगा शिवाजी महाराज ने 2 बार सूरत की लूट की थी,
और 2 बार जब शिवाजी महाराज ने सूरत की लूट की थी तो कहीं ना कहीं औरंगजेब को ये बहुत ज्यादा खटकने लगे थे। औरंगजेब जो था वो शिवाजी महाराज से बहुत ज्यादा परेशान था, लेकिन वो अपने पूरे जीवन में ना तो शिवाजी महाराज को झुका पाया, ना शिवाजी महाराज को वो पकड़ पाया। ऐसी कंडीशन में शिवाजी महाराज को उसने अंततः क्या किया, लगभग 1674 में बात करें तो शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ, और राज्याभिषेक जब हुआ तो औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को मराठों का विधिवत राजा या छत्रपति स्वीकार भी कर लिया, और राज्याभिषेक के साथ ही शिवाजी महाराज ने छत्रपति की उपाधि लेकर यहाँ पर शासन शुरू किया और राजधानी बना ली किसको, रायगढ़ को। तो पूरे क्षेत्र में शिवाजी महाराज ने अपना एक शासन तंत्र स्थापित किया है और राज्याभिषेक हुआ। लेकिन याद रखिएगा 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु लगभग 53 वर्ष की उम्र में हो गई थी, ये ध्यान रखेंगे। अब यहाँ 1627 से लेकर हम जब बात करते हैं 1680 के बीच में, तो कई सारी घटनाएं इंपॉर्टेंट रही जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो उन सभी घटनाओं के बारे में हम आज की इस लेक्चर श्रृंखला में अलग अलग क्वेश्चंस के माध्यम से डिटेल में डिस्कशन करते चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोगों ने पहला प्रश्न क्या देखा कि मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारक क्या थे, आप लोगों को पता चल गए हैं। कारण नंबर 1, 2, 3, 5 और 1, 2, 3, 5 सी में है, सही उत्तर आपका सी होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि मराठों ने सबसे पहले किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया था। तो देवगिरी के यादव शासक जो थे इनके अधीन रहकर ही मराठों ने पहले प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया था। बाद में जो पिताजी थे शिवाजी महाराज के, शाहजी भोसले, वो बीजापुर के सुल्तान के अधीन जागीरदार के तौर पर काम करते हैं, अनुभव पहले लिया जा चुका था। यादव जो थे दोस्तों उन्होंने एक लंबे समय तक 17वीं शताब्दी में तुंगभद्रा नदी से लेकर तो नर्मदा नदी का जो बीच का इलाका रहा यहाँ पर शासन किया, जिसमें हम बोल सकते हैं कर्नाटक का कुछ इलाका शामिल था, महाराष्ट्र का कुछ इलाका शामिल था और मध्य प्रदेश का कुछ इलाका शामिल था, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मराठों के बर्गीगिरी या गुरिल्ला युद्ध प्रणाली या छापामार युद्ध प्रणाली गुण का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया था। दोस्तों अगर हम इन ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर मलिक अंबर जो है वो उत्तर आएगा, लेकिन इस प्रश्न से थोड़ा सा अलग व्यवस्था के तहत इसको सीखना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में ये व्यवस्था बदल सकती है। अब यहाँ समझिए कि छापामार प्रणाली जो है वो चीन में भी पहले बहुत यूज हुई थी, यूरोप के कुछ क्षेत्रों में भी इसको यूज किया गया, लेकिन अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो महाराणा प्रताप के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में डिटेल में डिस्कशन बताया था। ये पहले व्यक्ति थे, इन्होंने मतलब प्रथम बार प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? छापामार प्रणाली को, जिसको बर्गीगिरी प्रणाली भी कहते हैं। और किसके खिलाफ प्रयोग किया था? अकबर के खिलाफ इन्होंने ये प्रयोग किया था। तो भारत में पहली बार छापामार प्रणाली का प्रयोग करने वाले कौन थे? महाराणा प्रताप थे। और कहीं ना कहीं इसलिए भी किया इन्होंने, बचपन जो था वो जनजातीय लोगों के साथ, भीलों के साथ बीता था, जो इनको कीका कहकर पुकारते थे, राजकुमार। और उस प्रकार से इन्होंने वो चीजें पहले से ही सीख ली थी, इनकी ट्रेनिंग पहले से ही बचपन से ही होती चली गई थी जंगल में रहने के साथ साथ। तो इसलिए इन्होंने छिपकर जो युद्ध करने की जो प्रणाली है, छापामार प्रणाली, वो सीख ली थी। अब जब आप छापामार प्रणाली की बात करें तो भारत में सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? महाराणा प्रताप ने। और यहाँ इनकी प्रेरणा से ये किसने? शिवाजी महाराज ने ग्रहण की, और शिवाजी महाराज ने इसका बड़े स्तर पर प्रयोग किया था। बड़े स्तर पर इसका प्रयोग किया शिवाजी महाराज ने। और शिवाजी महाराज जब चले गए तो इनके बाद याद रखिएगा बाजीराव प्रथम ने सबसे ज्यादा शिवाजी महाराज के बाद जो है वो छापामार युद्ध का प्रयोग किया था। और ये याद रखिएगा कि बाजीराव प्रथम जो थे वो पेशवा थे। ठीक है, मराठों का अफगानों के साथ, अहमद शाह अब्दाली के साथ पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। इस युद्ध में हार का एक प्रमुख कारण था कि ये लोग छापामार युद्ध प्रणाली का प्रयोग ना करके प्रत्यक्ष युद्ध प्रणाली में गए थे। तो कहीं ना कहीं छापामार जो था वो मराठों की एक खूबी थी, जिसको वो बेहतर तरीके से प्रयोग करके युद्ध विजय कर सकते थे, और एक बहुत बड़ा साम्राज्य भी उन्होंने इससे बनाया था। अब याद रखिएगा कि जो भी छापामार प्रणाली में सैनिक होते हैं, ये छापामार प्रणाली में क्या होता है दोस्तों, एकाएक चारों तरफ से आक्रमण कर दिया जाता है, जो कहीं ना कहीं शत्रु की सेना को एक प्रकार से डरा देती है। और छापामार जो सैनिक होते हैं दोस्तों, सैनिक जो होते हैं, इनकी कोई वेशभूषा नहीं होती। याद रखिएगा, छापामार सैनिकों की कोई वेशभूषा नहीं होती। ये गुप्त रूप से आक्रमण करने वाले लोग होते हैं, छिपकर आक्रमण करने वाले लोग होते हैं। तो वेशभूषा नहीं होती थी। और कहीं ना कहीं बिना वेशभूषा के अगर आप इनको दिन के समय देखेंगे तो ये साधारण नागरिक के जैसे लगेंगे, आपको देखने में लगेगा ही नहीं कि छापामार युद्ध
युद्ध प्रणाली का सैनिक है। रात के समय ये एक्टिव हो जाते थे और रात के समय छिपकर वार करने में इनको महारत हासिल थी, ये भी ध्यान रखेंगे। अलग अलग प्रकार के इनके हथियार हुआ करते थे और जब ये युद्ध करते थे तो इसके कारण जो विरोधी सेना होती थी उसका आत्मविश्वास नष्ट हो जाता था। जब शिवाजी महाराज ने बड़े स्तर पर छापामार प्रणाली का यूज किया था ना, तो औरंगजेब, मुगलों की जो सेना थी, उस सेना का आत्मविश्वास नष्ट होता चला गया था, ये ध्यान रखिएगा, जिसके कारण इनकी दुश्मन पर विजय आसानी से हो जाती थी। तो एक प्रकार से छापामार प्रणाली जो है वो नियमित सेना को धोखा देकर विध्वंस मचा देने वाली सेना के तौर पर आप देखते हैं, जिसमें एकाएक चारों तरफ से एक समय पर छिपकर आक्रमण किया जाता था। शिवाजी महाराज के प्रशासन में पेशवा किसको कहा जाता? तो याद रखिएगा, शिवाजी महाराज के प्रशासन की जो धुरी रही है वो अष्टप्रधान रही है। अष्टप्रधान धुरी रही है और अष्टप्रधान जो है वो 8 सभासद थे और आप इनको ये भी बोल सकते हैं कि ये कैबिनेट, शिवाजी महाराज की कैबिनेट थी, जिसमें 8 सभासद शामिल थे, महत्वपूर्ण मंत्री शामिल थे, जिनका स्तर बहुत उच्च था हर एक प्रकार से। ये शिवाजी महाराज को हर एक मामले में सलाह देने का काम करते थे और इनके से ही कहीं ना कहीं शिवाजी महाराज निर्णय भी लिया करते थे। तो अष्टप्रधान उस समय की मिनिस्ट्री कैबिनेट हुआ करती थी शिवाजी महाराज की, जिसमें 8 प्रमुख सभासद थे और इन सभासद में जो पहला है दोस्तों, पहला जो है उसकी मैं बात करूं तो पहला आपको दिखाई पड़ता है पेशवा। पेशवा मतलब शिवाजी महाराज का प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था। ठीक है, अगर हम इस पे सेकंड पे जाएं दोस्तों, सेकंड होता था, हम देखें सर ए नौबत। सर ए नौबत जो है दोस्तों, इसको आप बोल सकते हैं सेनापति। सेना को अगर किसी भी काम की करना होता था, किसी भी चीज की जरूरत होती थी, तो हर एक चीज का अरेंजमेंट करने का जो जिम्मेदारी थी वो शिवाजी महाराज के समय सर ए नौबत की हुआ करती थी। इसके बाद हम तीसरे पे जाएं दोस्तों तो हुआ करता था अमात्य। ठीक है, इसको मजूमदार भी कह सकते हैं आप। ये अमात्य जो होता था दोस्तों, ये वित्त मंत्री हुआ करता था। शिवाजी महाराज का जो वित्त मंत्री है, राजस्व व्यवस्था को देखने वाला, आर्थिक व्यवस्था को देखने वाला जो था वो अमात्य या मजूमदार हुआ करता था। चौथे में देखें दोस्तों तो नाम आता है चिटनिस का। जो चिटनिस है इसको आप शुरुनावीस भी कहते हैं, शुरुनावीस। ये क्या काम करता था दोस्तों? तो याद रखेंगे, जो चिटनिस होता था ये सचिव होता था। ये सचिव होता था और ये क्या देखता था? पत्राचार विभाग को देखता था। तो पत्राचार विभाग का जो हेड होता था वो कौन होता था? चिटनिस होता था, जिसको आप शुरुनावीस भी कहते थे, ये ध्यान रखना है। इसके बाद स्थान अगर हम देखें 5वें नंबर पर तो आता है सुमंत का। ये सुमंत को आप दबीर भी कहते थे दोस्तों। और विदेश विभाग, विदेश विभाग जो है वो किसके अंतर्गत था? तो याद रखेंगे सुमंत या दबीर। ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि सुमंत या दबीर कौन था, तो विदेश विभाग का जो प्रधान था उसको कहते थे। 6ठे नंबर पर होता था दोस्तों वाक्यानवीस। जो वाक्यानवीस होता था दोस्तों, ये आंतरिक मामलों को देखता था। किसको? आंतरिक मामलों को देखने वाला मंत्री। अब आंतरिक मामलों को देखने वाला मंत्री था, आप ये बोल सकते हैं कि राजा के जो दैनिक कार्य हैं, जो दैनिक कार्य हैं राजा के, उनको देखने का जो काम था वो वाक्यानवीस का हुआ करता था। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों, एक हुआ करता था पंडित राज। जो पंडित राज है दोस्तों, ये शास्त्री था। ठीक है, सॉरी, पंडित राज जो है दोस्तों ये धार्मिक मामलों को जानता था। धार्मिक मामलों के लिए जो सर्वोच्च पद है वो पंडित राज का था। और 8वां होता था दोस्तों शास्त्री। ये शास्त्री होता था, ये न्यायाधीश होता था। ये शास्त्री न्यायाधीश होता था। पंडित राज और शास्त्री को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सभी लोगों को युद्ध में जाना होता था, इनको युद्ध भूमि में नहीं जाने देते थे। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा कि शिवाजी महाराज के प्रशासन में पेशवा किसको कहते हैं? तो पेशवा प्रधानमंत्री को कहते थे। लेकिन शिवाजी महाराज की जो प्रशासन की दूरी थी वो अष्टप्रधान से शुरू होती थी, जो इनकी कैबिनेट कही जा सकती है, जिसमें 8 प्रमुख सभासद थे। इनमें मैंने सभी को आपको बताया, ये रट लीजिएगा, पर्टिकुलर एक एक चीज को पूछ लेता है। ये सिर्फ प्रीलिम्स में नहीं, एमपीपीएससी मेंस में भी यहाँ से सीधे सीधे ये 3 नंबर का जो प्रश्न है वो पूछा जा सकता है। कांस्टेबल हो, एसआई हो, एसएससी हो, रेलवे हो, इन सभी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न आते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए ये बात हुई अष्टप्रधान की। अगला प्रश्न है दोस्तों चौथ क्या था? दोस्तों चौथ की हम बात करें तो पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी महाराज द्वारा लगाया जाने वाला एक भूमि कर था, जो उनकी उपज का, याद रखिएगा, उपज का 1/4 ये हम बोल सकते हैं 25% हुआ करता था। और जब भी किसी पर आक्रमण करते थे शिवाजी महाराज, तो आक्रमण कर दिया, उनको लूटा, अब उस समय उनसे उनको वचन देते थे। वचन क्या देते थे? कि तुम पर हम आक्रमण नहीं करेंगे, तुम्हारे राज्य पर हम लूटपाट नहीं करेंगे। अब आक्रमण नहीं करेंगे, तुम्हारे ऊपर लूटपाट नहीं करेंगे, तो उसके बदले तुम क्या करोगे? चौथ हमें दोगे,
जो हमारा अधिकार है, और वो कितना दिया जाएगा, 25% दिया जाएगा, 1/4 भाग जो है वो दिया जाता था। और ये हर उस राज्य से लेते थे जिसको शिवाजी महाराज वचन देते थे। तो चौथ एक प्रकार का कर था जो शिवाजी महाराज के द्वारा स्टार्ट किया गया था। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है दोस्तों, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन एक और चीज को डिस्कस करेंगे आगे जाके। चौथ के साथ सरदेशमुखी भी एक प्रश्न है, उसको देखेंगे। पहले देखते हैं कि मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ को आप दूसरा संस्थापक के तौर पर कह सकते हो। देखिए कैसे कि अगर हम बात करें तो शिवाजी महाराज रहे। अब शिवाजी की बात हम करें दोस्तों तो 1680 में डेथ हो गई। इनके बाद इनके बेटे हैं संभाजी। संभाजी जो है वो 1680 से लेकर लगभग 1689 तक आपको देखने को मिलते हैं। 1689 में औरंगजेब क्या करता है, संभाजी की हत्या करवा देता है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि क्यों करवाता है और कब करवाता है। ये हो गया। जब संभाजी जाते हैं तो यहाँ पर आपको राजा राम का शासन देखने को मिलता है। ये देखने को मिलेगा 1689 से लगभग हम 1700 तक देख सकते हैं। यहां से हमें देखने को मिलता है कौन, तो यहां पर हमको देखने को मिलेगा शिवाजी 2। ये शिवाजी 2 का शासन है, ये हमको 1700 से लेकर 1707 तक देखने को मिलता है। अब इस व्यवस्था को समझिए। ये शिवाजी 2 कौन है, ये शिवाजी 2 राजा राम का अल्पवयस्क बेटा है। और शिवाजी 2 की माता का नाम था ताराबाई। ये ताराबाई जो थी ये शिवाजी 2 की संरक्षिका बनी, और संरक्षिका बनने के बाद ताराबाई जो है वो सबसे शक्तिशाली ताकतवर मराठा महिला थी। याद रखिएगा, शिवाजी 2 को उत्तराधिकारी बनाया और संरक्षिका बनके ताराबाई ने शासन शुरू किया। लेकिन यहां पर याद रखिएगा संभाजी के पुत्र जो थे उनका नाम था साहू जी। अब साहू जी कहां हैं, साहू जी कैद हैं किसके पास, औरंगजेब ने इनको कैद कर लिया था। जब इनको मारा संभाजी को तो इनके पुत्र और इनकी पत्नी को औरंगजेब ने कैद कर लिया था। अब औरंगजेब ने इनको कैद करके रखा हुआ है शाहू जी को। शाहू जी को औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल बादशाह बनने वाले बहादुर शाह प्रथम ने 1707 में आजाद कर दिया। जब आजाद किया तो शाहू जी ने ताराबाई से कहा कि हमें अपना शासन चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि बालाजी विश्वनाथ की सहायता से साहू जी ने ताराबाई से अपना शासन लिया। और 1707 से आपको लगभग हम बोल सकते हैं 1748 तक शाहू जी की व्यवस्था देखने को मिलती है मराठाओं में एक पेशवा के तौर पर। अब यहाँ पर शाहू जी इंपॉर्टेंट थी, तो सोचिए कि मराठा साम्राज्य जबकि संभाजी की मृत्यु के बाद, राजा राम की मृत्यु के बाद ताराबाई के अंतर्गत था और मराठाओं का शासन व्यवस्था पूरी एक प्रकार से कठिनाई में थी, उस समय बालाजी विश्वनाथ ने शाहू जी जैसे अल्पवयस्क पुत्र की, बेटे की सहायता की और उसे छत्रपति बनवाया था। तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बात थी, याद रखिएगा। एक तरफ गृह युद्ध, एक तरफ औरंगजेब से युद्ध, इन सब के बीच में बालाजी विश्वनाथ की सहायता से कहीं ना कहीं शाहू जी जो थे वो दोबारा से स्थापित हुए। तो ये मैं समझता हूं कि एक इंपॉर्टेंट बात थी दूसरे मराठा साम्राज्य को स्थापित करने में, जो कि किसकी रही है, बालाजी विश्वनाथ की रही है। ठीक है, अगर मैं बालाजी विश्वनाथ की बात करूं दोस्तों तो ये प्रथम पेशवा थे। शाहू जी जब छत्रपति बने तो शाहू जी ने क्या किया, बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। और इनके समय से हम देखें तो जो पेशवा का पद है, पेशवा का जो पद है दोस्तों वंशानुगत भी हम लोगों को होता दिखाई पड़ता है। इसके बाद हर पूर्व पेशा का पुत्र जो है वो अगला पेशवा हमें बनते दिखाई पड़ता है। यहाँ बालाजी विश्वनाथ के पुत्र बाजीराव प्रथम जो है वो अगले पेशवा बनते हैं। अब बालाजी विश्वनाथ जो थे वो याद रखिएगा 1696 में अगर मैं बात करूं तो पूना में एक सभासद के तौर पर काम कर रहे थे, इंपॉर्टेंट व्यक्ति के तौर पर काम कर रहे थे बराबर। और पेशवा थे ये कब से कब तक, 1713 से 1720 तक। साहू जी ने अपना प्रथम पेशवा जो है वो किसे स्थापित किया था, तो याद रखेंगे बालाजी विश्वनाथ को बनाया था। तो शाहू जी के समय प्रथम पेशवा बनाए गए थे बालाजी विश्वनाथ, जिन्होंने लगभग 1713 से 1720 तक पेशवा के तौर पर काम किया और अपनी व्यवस्था को स्थापित किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में से किसने शिवाजी महाराज को तोपें प्रदान की थी, तो अंग्रेजों की मैं बात करूं दोस्तों तो 1674 में हेनरी ऑक्सिडेन के साथ शिवाजी महाराज की एक संधि होती है। हेनरी ऑक्सिडेन ने शिवाजी महाराज के दरबार में एक दूत भेजा और उसके बाद उनकी शिवाजी महाराज से एक संधि हुई, समझौता हुआ, जिसके तहत यूरोपीय अंग्रेजों ने शिवाजी महाराज को तोपें दी थी। ये ध्यान रखेंगे। वैसे अगर देखा जाए तो शिवाजी महाराज की जो नौसेना है
वो सबसे शक्तिशाली नौसेना के तौर पर जानी जाती थी, याद रखेंगे। शिवाजी महाराज ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों का हस्तांतरण किया? तो पुरंदर की संधि थी, याद रखिएगा। लगभग 22 जून की बात है 1665 में। जयसिंह जो एक राजपूत शासक था, ये औरंगजेब का सेनापति बनकर आया और औरंगजेब की सेना का नेतृत्व कर आया था कौन? जयसिंह। इसने शिवाजी महाराज को एक संधि करने पर मजबूर किया, पीछे कर दिया, और जयसिंह के साथ शिवाजी महाराज की संधि होती है। कौन सी संधि होती है? वो पुरंदर की संधि। इस संधि में इंपॉर्टेंट बात थी कि शिवाजी महाराज जो मुगलों के किले जीते हैं इन्होंने, वो उनको वापस करेंगे। इसके अलावा शिवाजी महाराज औरंगजेब की सभा में शामिल होने के लिए आगरा जाएंगे। उसके बाद शिवाजी महाराज जो होंगे वो, याद रखिएगा कि ये कहते हैं कि अब इस प्रकार की मुगलों से विध्वंसकारी गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे। और इस पुरंदर की संधि के तहत ही शिवाजी महाराज बाद में लगभग 1666 में औरंगजेब की सभा में, कहा? औरंगजेब की सभा में शामिल होने के लिए कहाँ गए थे? आगरा गए थे। लेकिन इस सभा में औरंगजेब और उनके लोगों ने शिवाजी महाराज का बहुत ज्यादा अपमान किया और इस सभा में शिवाजी महाराज ने मारकाट मचा दी। तब शिवाजी महाराज को आगरा का जो किला है यहाँ जयपुर भवन में कैद करके रखा गया था, जहां से बाद में शिवाजी महाराज निकल गए थे भागकर और यहाँ पर उन्होंने आकर फिर से सूरत की लूट की। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पुरंदर की संधि जयसिंह और शिवाजी महाराज के बीच में होती है, जिसमें शिवाजी महाराज के विपक्ष में और जयसिंह के पक्ष में ये संधि थी, जिसका परिणाम हुआ कि शिवाजी महाराज को अपने कई सारे किले देने पड़े थे। किसे देने पड़े थे? ये मुगलों को। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था दोस्तों? तो रायगढ़ में शिवाजी महाराज का 1674 में राज्याभिषेक हुआ था। और ये राज्याभिषेक जो हुआ था ये वैदिक विधि विधान से हुआ था, वैदिक विधि विधान से हुआ था। और इसके लिए काशी के ब्राह्मण आए थे, काशी के ब्राह्मण बुलाए गए थे। तो काशी के ब्राह्मण जो थे इन्होंने शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक 1674 में किया। रायगढ़ को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। और एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि गंगा भट्ट जी जो थे वो काशी के उन ब्राह्मणों को लीड करने वाले प्रमुख ब्राह्मण थे जिन्होंने शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक करवाया था। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? तो याद रखिएगा औरंगजेब के शासनकाल की बात है। लगभग 1689 में संभाजी की हत्या कर दी गई थी। अब यहां समझिएगा कि संभाजी कौन है? तो संभाजी जो है वो शिवाजी के पुत्र हैं। शिवाजी के पुत्र कौन है? संभाजी हैं। अब शिवाजी महाराज जब जीवित थे तो जीते जी वो अपना उत्तराधिकारी किसी को घोषित नहीं कर पाए थे। तो शिवाजी महाराज की पत्नी थी जिनका नाम था सोयराबाई। सोयराबाई जो थी पत्नी, किसकी पत्नी? शिवाजी महाराज की। इन्होंने क्या किया? राजा राम जो है, अन्य पुत्र राजा राम जो है, इसको बना दिया उत्तराधिकारी। अब इसको राजा राम को किसने उत्तराधिकारी बना दिया? सोयराबाई जी ने बना दिया। अब यहां पर दिक्कत ये थी कि यहां पर संभाजी जो थे वो खुद राजा बनना चाहते थे, बड़े थे। अब राजा राम को उत्तराधिकारी बना दिया तो इन्होंने क्या किया? संभाजी ने हमीर मोहिते जो थे वो शिवाजी के सेनापति हुआ करते थे। तो इन्होंने क्या किया? सेनापति की सहायता से इनको गद्दी से हटाकर स्वयं छत्रपति बन गए। अब छत्रपति कौन बन गए? अब छत्रपति बन गए संभाजी हमीर मोहिते की सहायता से। इसके अलावा हम देखें दोस्तों तो कहीं ना कहीं जो एक संधि हुई थी शिवाजी महाराज की औरंगजेब के साथ, तो शिवाजी एवं औरंगजेब के बीच में एक संधि भी हुई थी। जब शिवाजी महाराज की युद्ध में हार हुई तो इस संधि के तहत शिवाजी महाराज ने क्या किया? संभाजी जो हैं ये औरंगजेब के पास 7000 का मनसब भी इन्हें मिलता है, ये भी याद रखिएगा। तो कहीं ना कहीं औरंगजेब से इनका पहले ही संबंध था। लेकिन दिक्कत कहां हुई? दिक्कत वहां हुई कि औरंगजेब का पुत्र था, वो पुत्र था अकबर। अब अकबर जो औरंगजेब का बेटा था, इसने क्या किया? औरंगजेब के खिलाफ कर दिया विद्रोह, और औरंगजेब के विद्रोह के खिलाफ विद्रोह किया। और इसको पनाह किसने दे दी? इसको पनाह दे दी संभाजी ने। अब संभाजी ने जैसे इसको पनाह दी तो याद रखिएगा इस बात से औरंगजेब हो गया गुस्से में, और औरंगजेब ने क्या किया? फिर संभाजी को सबक सिखाने की बात बोली। तब जाकर औरंगजेब के कहने पर संभाजी की हत्या कर दी गई 1689 में, और संभाजी का समाप्ति हो गई। और फिर राजा राम आपको उत्तराधिकारी के तौर पर दिखाई पड़ते हैं। जब संभाजी की हत्या की गई तो यहां पर एक और बात याद रखिएगा कि
केवल संभाजी को नहीं मारा, संभाजी के साथ एक और व्यक्ति जिनका नाम था कवि कलश। ये कवि कलश जो है ये कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं शिवाजी महाराज के सलाहकार थे। शिवाजी महाराज के सलाहकार कौन थे? कन्नौज के कवि कलश। तो जब शिवाजी महाराज का शासन था उस समय, उसके बाद से हम देखें तो संभाजी महाराज और कवि कलश की नजदीकियां ज्यादा थी, और इसी समय संभाजी महाराज की सीधी सीधी निर्भरता किस पर हो गई थी? कवि कलश पर हो गई थी। तो ऐसे में संभाजी महाराज हर काम जो करते थे वो कवि कलश की सहायता से करते थे, और यही हुआ कि उन्होंने अकबर को संरक्षण दे दिया। और जब अकबर औरंगजेब के बेटे अकबर को संरक्षण दिया तो औरंगजेब ने कवि कलश की भी हत्या करवा दी थी और संभाजी महाराज की भी हत्या करवा दी थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 किस किस के बीच हुई थी? याद रखिएगा, पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 14 जनवरी 1761 को। बालाजी बाजीराव की सेना थी मराठों की, और एक तरफ था अहमद शाह अब्दाली, ये अफगान हो गया। इन दोनों की सेना के बीच में युद्ध हुआ था। हुआ ये था कि जब नादिर शाह जो था वो 1739 में भारत पर आक्रमण करता है, लगातार इसने आक्रमण किया, भारत को लूटा। जब नादिर शाह की मृत्यु हो गई तो उसका भतीजा और दामाद था अहमद शाह अब्दाली, इसने भारत पर धन प्राप्ति के लिए बार बार आक्रमण किया, लूटता चला गया ये। अब जब ये लूट कर गया 1761 के पहले हम देखें तो ये लूट कर गया था, आक्रमण कर कर गया था। इसने क्या किया कि उत्तर पश्चिम में, भारत का जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र था, इंपॉर्टेंट तौर पर देखिए पंजाब, तो पंजाब में इसने यहाँ पर राजकुमार तैमूर, इसका बेटा था, उसका नाम था राजकुमार तैमूर, इसको अपना उत्तराधिकारी बनाकर गया पंजाब के क्षेत्र पर। लेकिन ये वो समय था जब मराठा जो थे का दिल्ली पर अधिकार हुआ। अब दिल्ली पर कब्जा था, शासन था मराठों का, तो मराठों ने क्या किया, इस पंजाब के क्षेत्र पर आक्रमण करके इस क्षेत्र से तैमूर को हटा दिया। मतलब क्या बोल सकते हैं, पंजाब से तैमूर को हटाया, और पंजाब से तैमूर कर हटाकर वहां पर क्या बना दिया, मराठा को स्थापित किया। अब अगर बेटे को मारोगे तो बेटा भाग के किसके पास जाएगा, पापा के पास जाएगा। ये गया पापा के पास, अब्दाली जी बोले अरे मेरे को तो भगा दिया, उन्होंने हटा दिया। तब जाके अहमद शाह अब्दाली को गुस्सा आया और उसने फिर मराठों के खिलाफ दोबारा से आक्रमण किया, और वो आक्रमण हुआ 14 जनवरी 1761 को। अब ये आक्रमण बहुत भीषण आक्रमण था। हालांकि मराठे कहां थे, यहां पर मराठे थे दक्षिण में, इंपॉर्टेंट तौर पर मराठों की सेना दक्षिण में थी, और युद्ध कहां होना था, युद्ध होना था पानीपत दिल्ली के पास में। अब सोचिए कि कहां महाराष्ट्र में आप हैं और कहां दिल्ली में हैं। अब यहां पर यही बहुत बड़ी चूक हो गई। कई सारे कारण बताए जाते हैं मराठों की इस युद्ध में हार के, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट कारक इसको मानता हूं, ये डिस्टेंस। पानीपत आपको मतलब दिल्ली हरियाणा तक जाना है और आप महाराष्ट्र में हो, यहां से आपकी सेना इतनी लंबी दूरी तय करके जाती है और युद्ध लड़ेगी तो कैसे जीतेगी, थके हुए, रास्ते में खाने की कमी हो, भूखे सैनिक हो, इस प्रकार के सैनिक कैसे युद्ध जीतेंगे, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हालांकि तो पानीपत की तीसरी लड़ाई में बाजीराव जी ने सेना भेजी। अब ये सेना जो भेजी मराठों की, उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, सदाशिव भाऊ और विश्वास राव और सदाशिव भाऊ जो थे वो यहां पर मराठों का नेतृत्व कर रहे हैं, दूसरी तरफ है अफगान अहमद शाह अब्दाली। अब ये सदाशिव भाऊ और विश्वास राव जो थे वो दक्षिण से उत्तर की तरफ एक थकी हुई सेना का नेतृत्व कर रहे थे। हालांकि उसके बावजूद सेना बहुत बहादुरी से लड़ती और अहमद शाह अब्दाली की सेना लगभग हारने वाली थी, परंतु कहीं ना कहीं अंततः अहमद शाह अब्दाली की जीत होती है, मराठों की इस युद्ध में हार होती है। ठीक है, और सदाशिव भाऊ हो, विश्वास राव हो, कई सारे मराठा सैनिक इस युद्ध में मारे गए, अहमद शाह अब्दाली की इस युद्ध में जीत होती है। जैसे ही इसकी खबर बालाजी बाजीराव को लगती है तो बालाजी बाजीराव को शौक लगता है और इनकी भी मृत्यु हो जाती है, और यहां से कहीं ना कहीं मराठों के पतन का एक दौर शुरू होता है। मराठा साम्राज्य अपने उत्कर्ष पर भी बालाजी बाजीराव के समय गया और अपने पतन की तरफ भी इस शासक के मृत्यु के बाद से चला गया था, ये याद रखिएगा। तो कहीं ना कहीं सदाशिव भाऊ और विश्वास राव ने बहुत ज्यादा वीरता के साथ पानीपत के तीसरे युद्ध में अब्दाली का मुकाबला किया। अंततः इनकी मौत हो गई, मराठों की हार हो गई। यहां याद रखिएगा कि इब्राहिम गर्दी को आप याद रखिएगा, इसने मराठों की तोपखाना सेना का नेतृत्व किया था। यहां पर एक व्यक्ति जिसका नाम है काशीराज पंडित। ये काशीराज पंडित जो है ये वो व्यक्ति था जिसने पानीपत की तीसरी लड़ाई को आंखों देखा, मतलब इसने पूरी आंखों से अपने बैठ के लड़ाई देखी थी, और इसने आकर पेशवा बालाजी बाजीराव को आंखों देखा हाल सुनाया था युद्ध का,
और जब इसने युद्ध का आंखों देखा हाल सुनाया तो ये सीधे सीधे बोल नहीं पाया। इसने उस युद्ध का आंखों देखा हाल सुनाया और बालाजी बाजीराव को जब मराठों की क्षति की सूचना दी तो एक अलग ही अंदाज में ये सूचना दी थी। इसने सूचना दी और कहा कि 2 हीरे नष्ट हो गए, 2 हीरे नष्ट हो गए। अब 2 हीरों से क्या मतलब क्या था? 2 हीरे नष्ट हो गए का मतलब था विश्वास राव और सदाशिव राव। फिर बोला गया 27 स्वर्ण मुद्राएं नष्ट हो गई। अब 27 स्वर्ण मुद्राएं नष्ट हो गई का मतलब क्या है? 27 वीर मराठा सरदार नष्ट हो गए। और क्या बोलता है? नष्ट हुए सोने, चांदी सोने, चांदी के, तांबे के का तो गणना ही नहीं की जा सकती। अब ये क्या है? ये सैनिक रहे मराठा। तो इस प्रकार से काशीराज पंडित ने बालाजी बाजीराव को युद्ध में हार की सूचना सुनाई। बालाजी बाजीराव क्षुब्ध हुए और इनकी इस युद्ध में हार की सूचना सुनकर मौत हो गई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली जीत गया। अगर हम इस लड़ाई की हार के कारण की बात करें तो मैंने एक लेक्चर में मराठा साम्राज्य को पूरा डिस्कस किया है, वहां पर इसके संबंध में सभी चीजों को लिखा है, बताया भी है। लेकिन ये याद रखिएगा, एक तो मराठों की तोपें भारी थी जिसके कारण वो धीमी गति से गए। दूसरी बात, महिलाओं को युद्ध में शामिल किया जो हार का एक कारण रहा। तीसरी बात ये थी कि आप दक्षिण से उत्तर की तरफ लगातार युद्ध लड़ते हुए चलकर गए थे। आपके सैनिक भूखे थे, आपके सैनिक थके थे, आपके सैनिक घायल थे और आप युद्ध लड़ने चले गए थे। तीसरी बार की मराठों की विशेषता थी गुरिल्ला युद्ध पद्धति से लड़ना, और इन्होंने गुरिल्ला युद्ध पद्धति की जगह पर प्रत्यक्ष युद्ध पद्धति को अपनाया था, जो एक इंपॉर्टेंट हार का कारण बनती किसका? मराठों का, पानीपत के तीसरे युद्ध में। लेकिन हाँ, पानीपत की पहली लड़ाई भारत की एक निर्णायक लड़ाई थी जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी को कहीं ना कहीं आप देखते हैं। बाबर की जीत के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई जो हमारे देश के इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट रहा। दूसरी लड़ाई होती हेमचंद्र विक्रमादित्य हिंदू शासन को स्थापित करते हैं हुमायूं के बाद दिल्ली में, और उधर अकबर होता है और हेमू और अकबर की सेना के बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में होती है। उसमें हेमू की हार भारत के इतिहास को बदलकर रख दिया। तीसरी लड़ाई होती है पानीपत की तीसरी 14 जनवरी 1761 को। जिन मराठों को हम भारत में मुगलों का उत्तराधिकारी देख रहे थे, जिन मराठों के नेतृत्व में हम भारत का भविष्य तलाश रहे थे, वो भारत के मराठे जो थे पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली से हार गए। और ये भारत का टर्निंग पॉइंट रहा। क्यों? क्योंकि पहला पानीपत का युद्ध जब आप हारे 1526 में तो मुगल भारत में स्थापित हुए। जब आप दूसरा हारे 1556 में तो अकबर और मुगलों की व्यवस्था बहुत दृढ़ हो गई, और तीसरा जब आप हारे तो भारत में अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया। तो तीनों के कहीं ना कहीं हमारे देश में गंभीर परिणाम हुए, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, शिवाजी महाराज सर्वाधिक प्रभावित किससे थे? शिवाजी महाराज माता जीजाबाई से सर्वाधिक प्रभावित थे। मैंने बताया कि इनकी किस प्रकार से शिक्षा और बाकी चीजें हुई थी। अगला प्रश्न है, शिवाजी महाराज को कर्म दर्शन का उपदेश देने वाले एवं शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी को मराठों को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म को प्रचारित करने का उपदेश देने वाले महान संत कौन थे? तो समर्थ रामदास जी। समर्थ रामदास जी जो थे वो शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु थे। ये आप लोगों को ध्यान रखना, जिन्होंने दास बोध की रचना की थी। दास बोध की रचना जो की थी वो किसने की थी? तो समर्थ रामदास जी ने की थी, शिवाजी महाराज के गुरु ने की थी। 17वीं शताब्दी के महाराष्ट्र के तेजस्वी संत थे, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, लॉर्ड वेलेजली की सायक संधि को अस्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? बात करेंगे इस पे। देखिए, सायक संधि का मतलब सक्सेसिव अलायंस होता है। और पेशवा बाजीराव टू की मैं बात करूं, पेशवा बाजीराव टू वो व्यक्ति थे जिन्होंने 1802 में बेसिन की संधि के माध्यम से बेसिन की संधि की, और इस संधि के माध्यम से इन्होंने वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। अब कहीं ना कहीं ये समझिए कि जैसे ही इन्होंने स्वीकार किया तो ये मराठा सरदार पहला हो गया, पेशवा हो गया, जिन्होंने वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया था। बराबर। अब हम इस पर आगे और बात करेंगे कि कैसे ये दूसरे आंग्लो मराठा युद्ध का कारण माना। लेकिन यहां पर याद रखिएगा, पेशवा बाजीराव सेकंड जो रहे वो लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले पहले मराठा शासक थे। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, सरजामी प्रथा किससे संबंधित थी? ये मराठों की भू राजस्व व्यवस्था थी।
जो मराठों में जागीरदार होते थे उन जागीरदारों को उनके वेतन के बदले एक भूमि दे दी जाती थी, जिसको हम बोलते हैं बोल सकते हैं सरजामे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी महाराज को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए कहा था? उसका नाम था दोस्तों अफजल खान। याद रखिए, अगर मैं बात करूं औरंगजेब की, तो औरंगजेब के दो इंपॉर्टेंट सेनापति हुए जिनका वो हर बार प्रयोग करता था। एक था जय सिंह राजपूत और दूसरा था शाइस्ता खान मामा। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी? बीजापुर के सुल्तान की। अब बीजापुर के सुल्तान की हम बात करें दोस्तों, तो याद रखिएगा 1659 में इसने अफजल खां को भेजा। अफजल खां 6.5 फीट से ज्यादा इसकी हाइट थी, 6.5 फीट 7 फीट ऊंचा ये बंदा था। इसने प्लान बनाया था कि शिवाजी महाराज को प्रतापगढ़ में, कहां? प्रतापगढ़ में बुलाऊंगा और प्रतापगढ़ के किले में बुलाकर उनसे एक शिष्टाचार वाली भेंट करूंगा। जैसे शिवाजी महाराज आएंगे, बैठेंगे, उनको जोर से पकड़कर दबा दूंगा। भाई इतना खतरनाक व्यक्ति था अफजल खां कि अगर किसी की खोपड़ी को अगर वो दबा देता ना तो उसको तरबूज की जैसा फोड़ देता। इतना खतरनाक था, इतना शक्तिशाली था। तो उसने यही सोचा था कि शिवाजी महाराज के साथ एक शिष्टाचार वाली भेंट करते हैं, मुलाकात करते हैं, और मुलाकात में जैसे शिवाजी महाराज आएंगे तो क्या करेंगे, उनको मैं वहीं का वहीं दबाकर मार डालूंगा, ये सोचा। लेकिन शिवाजी महाराज की गुप्तचर व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी, तो शिवाजी महाराज के गुप्तचरों ने अफजल खां की इस चाल का पहले शिवाजी महाराज को पता बता दिया। तो प्रतापगढ़ के किले के आसपास मान लीजिए किला है, इसके आसपास जो जंगल का क्षेत्र था, यहां पर शिवाजी महाराज के सैनिक थे। और ये सैनिक जो थे, इन्होंने बाघ नख नामक हथियार जो है वो अपने पास रख रखा था, तलवारें लेकर आए। और ये सारे के सारे सैनिक रात के समय में आसपास के जंगल में छिप गए, क्योंकि यहाँ पर पता था कि अफजल खां के साथ उसकी सेना भी है, शिवाजी महाराज अकेले जाएंगे तो डर था ना। तो इन्होंने क्या किया, आसपास के जंगल के क्षेत्र में अपने सैनिकों को हथियारों के साथ बिल्कुल छिपा दिया, गोरिल्ला पद्धति के तहत। अब शिवाजी महाराज क्या करते हैं, इस किले में जाते हैं तो शाइस्ता खां मौजूद होता है। अच्छा, शिवाजी महाराज ने खुद ने अपनी कमर में एक बाघ नख नामक हथियार को छुपा रखा था। शिवाजी महाराज की योजना भी थी कि जैसे अफजल खां मेरे ऊपर आक्रमण करेगा तो इससे उसको मैं मार के खत्म कर दूंगा। तो इस प्रकार का सिस्टम था। जैसे ही शिवाजी महाराज और अफजल खां की मुलाकात होती है प्रतापगढ़ के किले में, तो दोनों पास में जाते, अफजल खां बोलता आओ आओ और गले मिल लो। जैसे गले मिलने लगता है तो अफजल खां शिवाजी महाराज को बहुत जोर से पकड़ने की कोशिश करता है। इतने में शिवाजी महाराज क्या करते हैं, अपने बाघ नख हथियार को निकालते हैं, बाघ के नाखून के जैसा एक पैना हथियार होता है, उसको निकालकर और मार देते हैं किसको, अफजल खां को। तो शिवाजी महाराज इस प्रकार से चतुराई के साथ अपने से ज्यादा पावरफुल लंबे हट्टे कट्टे आदमी को अफजल खां को मारते हैं। और जैसे अफजल खां को मारते हैं, बाहर से सारे के सारे शिवाजी महाराज के सैनिक आकर पूरे सैनिकों को, अफजल खां के सैनिकों को मारना शुरू कर देते हैं। और यहाँ से प्रतापगढ़ के किले पर शिवाजी महाराज का कब्जा हो जाता है। तो ये बीजापुर के सुल्तान जो थे उनका सेना नायक था अफजल खां, जिसे शिवाजी महाराज को मारने के लिए भेजा था। और मुलाकात जो थी वो प्रतापगढ़ के किले में होती, और यहाँ से प्रतापगढ़ के किले पर शिवाजी महाराज का कब्जा हो जाता, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, शिवाजी महाराज द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का सही क्रम क्या था? सिंहगढ़ का किला था, कोंडाना का किला था, तोरण का किला था, पुरंदर का किला था और रायगढ़ का किला था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। एक तरफ दिए घटना और दूसरी तरफ सूची 2 में है वर्ष। ठीक है, बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या कब की थी? 1659 में की थी। मैंने अभी आपको कहानी सुनाई है। दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां पर पुनः हमला किया था 1663 में, याद रखना है। सूरत की प्रथम लूट की थी 1664 में, स्टार लगा लेना। शिवाजी महाराज ने सूरत की 2 बार लूट की थी। कितनी बार लूट की थी? 2 बार लूट की थी। एक बार 1664 में की, फिर शिवाजी महाराज को 1666 में आगरा में कहां जाना पड़ा? औरंगजेब के पास मिलने जाना पड़ा। वहां सभा में और मारकाट कर दी शिवाजी महाराज ने। फिर शिवाजी महाराज को कैद करके आगरा के किले में रखा गया। और वहां से जब शिवाजी महाराज भागे तो सूरत की लूट जो है वो 1670 में दोबारा से की। तो 1664 में पहली बार सूरत को लूटा, 1670 में दूसरी बार सूरत को लूटा। ये दोनों बार सूरत पर शिवाजी महाराज की लूट थी। ये डेट याद रखिएगा, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जरूर पूछता है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, शिवाजी महाराज को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? शिवाजी महाराज से औरंगजेब बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। शिवाजी महाराज गुरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग करते, कब इनकी सेना को मार के और चले जाते पता नहीं चलता था। सूरत को बार बार लूट लेते थे। तो ऐसे में शिवाजी महाराज से परेशान होकर औरंगजेब कहता है कि भाई तुम राजा हो मराठों के विधिवत। और 1674 में मराठों के विधिवत राजा के तौर पर कहीं ना कहीं शिवाजी महाराज को एक्सेप्ट कर लेता औरंगजेब। ठीक,
अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी महाराज ने क्या नहीं किया? दोस्तों शिवाजी महाराज ने अपनी एक मुहर बनवाई थी, बिल्कुल सही है। शिवाजी महाराज ने एक नया संवत चलवाया था, बिल्कुल सही है। क्षत्रिय कुलमस्तमा, क्षत्रिय परिवारों का आभूषण, ये भी इन्होंने धारण किया था। अपने आप को हिंदू धर्म का उद्धारक की उपाधि भी ली थी, लेकिन सभी प्रकार के कर हटाए नहीं थे। कर अगर हटा लोगे तो शासन कैसे करोगे? 14 सरदेशमुखी जैसे कर लगाए थे, कर सभी हटाए नहीं थे। डी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, शिवाजी महाराज का अंतिम सैन्य अभियान कहां था? दोस्तों शिवाजी महाराज ने कर्नाटक पर अंतिम सैन्य अभियान किया था अपने राज्याभिषेक के बाद। शिवाजी महाराज को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संख्या किसने दी थी? तो औरंगजेब वो था जिसने शिवाजी महाराज को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू की संज्ञा दी थी। क्यों? क्योंकि शिवाजी महाराज जंगली क्षेत्र से आते, आक्रमण करते, छापामार युद्ध प्रणाली नष्ट करके सब चीजों को तितर बितर हो जाते। इस सब चीजों के कारण ये उपाधि कौन देता है? ये औरंगजेब कहता है। लेकिन औरंगजेब को पता ही नहीं चला कि जिसको तुम पहाड़ी चूहा कह रहे हो, साहसी डाकू कह रहे हो, उसको किस प्रकार से उसने तुम्हें बिल्कुल हरा कर रख दिया, तुम्हारी पूरी बैंड बजा कर रख दी। और अंततः तुमने जो कह रहा था साहसी डाकू उस पहाड़ी चूहा, वो कहता है कि आप तो मराठों के विधिवत राजा हैं। तो ये कहने पर मजबूर कर दिया था शिवाजी महाराज ने। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ अष्टप्रधान के सदस्य और दूसरा उनका अर्थ दिया। देखिए इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं कौन सा पद क्या है, बस यहां पर एक बार समझ लीजिए ये क्वेश्चन वैसे आ सकते हैं। पहले मैं बता चुका हूं शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान में कौन कौन किस किस पद पे हुआ करता था। यहाँ पर आपको सिर्फ ये है कि प्रश्न कैसे आए वो पता चलेगा। जैसे कि मजमुआदार या अमात्य किसको कहते थे? जो वित्त मंत्री था। वाक्यानवीस या प्रधान किसको कहते थे? जो गृह मंत्री था। सुमंत या दबीर किसको कहते थे? जो विदेश मंत्री था। सुरमीन या सुरनवीस या सचिव किसको कहते थे? शाही पत्र विभाग के प्रधान को कहते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, शिवाजी महाराज की भू राजस्व व्यवस्था के बारे में क्या सत्य? एक पॉइंट को सत्य बताना जो शिवाजी महाराज की व्यवस्था से जुड़ा हो। शिवाजी महाराज ने रस्सी द्वारा माप के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग किया था। बिल्कुल सही है, शिवाजी महाराज ने काठी का प्रयोग किया था भूमि के मापन के लिए। भू राजस्व की दर आरंभ में 30% थी, 33% थी, जिसको बाद में 40% किया। बिल्कुल सही थी। शिवाजी महाराज ने जमींदारी व जागीरदारी का विरोध करते हुए रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया था। बिल्कुल सही था। तो ये तीनों की तीनों कथन जो है वो आपको शिवाजी महाराज की भू राजस्व व्यवस्था से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। उपरोक्त सभी आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी महाराज इस आधार पर करते थे कि वे महाराष्ट्र पुश्तैनी सरदेशमुख या प्रधान मुखिया हैं। सरदेशमुखी राजस्व का कितना प्रतिशत होता था? 10% होता था, याद रखेंगे। और किसी भी राज्य को शिवाजी महाराज ये वचन देते थे कि मैं आपका दूसरे राज्यों से सुरक्षा करूंगा, तो उसके बदले में ये कर जनरली दिया जाता था। एक प्रकार से दूसरे के आक्रमण से बचाने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए शिवाजी महाराज जो पड़ोसी राज्यों से कर लेते थे उसको आप सरदेशमुखी कहते थे, जो 10% हुआ करता था। अगला प्रश्न है, मराठा काल में स्थायी घुड़सवार सेना व अस्थायी घुड़सवार सेना क्या कहती थी? स्थायी घुड़सवार सेना को पागा कहते थे और अस्थायी घुड़सवार सेना को कहते थे बारगिर या सिलहदार। ठीक है, अगला प्रश्न है, शिवाजी महाराज ने मजबूत नौसेना का गठन किया। शिवाजी महाराज का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहां स्थापित था? याद रखिएगा, शिवाजी महाराज का जो राज्य था मराठा का, वो कहीं ना कहीं समुद्र किनारे का राज्य रहा, तो अच्छा तट इनके पास था और इन्हीं के चलते इन्होंने अपनी समुद्र की जो सेना है उसको मजबूत किया। अगर हम भारत के इतिहास में बात करें तो सबसे शक्तिशाली अगर किसी की समुद्री सेना थी दोस्तों, नौसेना थी, तो वो शिवाजी महाराज की थी। और शिवाजी महाराज ने अपना पहला नौसैनिक बेड़ा जो है वो कोलाबा में स्थापित करवाया था। किसके प्रतिनिधि पद का सृजन किया? जो पद क्रम में पेशवा से ऊपर होता था। याद रखिएगा कि प्रतिनिधि पद का जो सृजन है वो राजा राम ने किया था, याद रखिएगा। और ये पेशवा से भी ऊंचा पद होता था, ये ध्यान रखिए। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों राजा राम की, तो राजा राम ने जैसे ही ये प्रतिनिधि का पद बनाया, तो इस पद पर उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रहलाद निराजी जो है उनको इस पद पर स्थापित किया था। अब प्रहलाद निराजी कौन थे? याद रखिएगा कि ये प्रहलाद निराजी जो थे वो इस समय पर एक बहुत बेहतर मराठा राजनीतिज्ञ थे। इनको प्रहलाद निराजी जी को राजा राम ने प्रतिनिधि का पद दिया और प्रतिनिधि का पद पेशवा से भी ऊंचा होता था, ये याद रखिएगा, जो प्रहलाद निराजी जी को दिया था। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों संताजी घोड़पड़े, इनका नाम भी पहले एग्जाम में आया है। और साथ ही साथ हम देखें तो धनाजी जाधव, ये धनाजी जाधव और संताजी घोड़पड़े जो थे ये राजा राम के समय इंपॉर्टेंट प्रसिद्ध सेनापति के तौर पर आप देखते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा।
लेकिन राजा राम के बारे में कहते हैं कि अपने जीवन भर इधर उधर भागता रहा, ये कभी भी अपने सिंहासन पर न बैठने वाले मराठा शासक के तौर पर जाना गया है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि वह मराठा छत्रपति कौन था जो कभी भी अपने सिंहासन पर नहीं बैठा, तो वो राजा राम था। राजा राम ने जब तक अपने शासन गद्दी पर रहा, लगभग 1689 से लेकर 1700 तक, यहां से वहां से वहां भागता ही रहा, कभी सिंहासन पर ये बैठ ही नहीं पाया था। अगला प्रश्न है, एक तरफ छत्रपति दिए हैं, एक तरफ उनका शासन काल दिया है, सूची मिलाना है। संभाजी का काल 1680 से 89 तक, राजा राम का काल 1689 से 1700 तक, ताराबाई का काल 1700 से 1707-8 तक, और शाहू जी का काल 1708 से 1748-49 तक, क्योंकि इस समय शाहू जी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? तो शाहू जी जो हैं वो 1707 में मराठा में आपको राजा बनते दिखाई पड़ते हैं, राजा बनते या छत्रपति बनते दिखाई पड़ते हैं। जब ये छत्रपति बने तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो पेशवा हैं इनको महत्व देना शुरू कर दिया। तो एक तरीके से ये देखने को मिलने लगा कि शाहू जी जो छत्रपति वो तो साइड में है, बाकी सारी ताकतों का प्रयोग करना हो, सारे निर्णय लेने का काम कौन करने लगे थे? पेशवा करने लगे थे। और यहां से पेशवा का पद वंशानुगत होते भी आप लोगों को दिखाई पड़ता है। मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय हुई थी? तो दोस्तों याद रखेंगे, बाजीराव प्रथम वो पेशवा थे जिनके समय मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना हुई थी। कौन से पेशवा के समय? पेशवा बाजीराव प्रथम के समय यह व्यवस्था आप लोगों को दिखाई पड़ती है। और संपूर्ण काम जो थे दोस्तों वो पेशवा ही करने लगे थे, साहू जी तो साइड में बैठे रहते थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मुगलों एवं मराठों के बीच 1719 ईस्वी में संधि को रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा। यह संधि बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद बंधुओं ने किसके नाम पर की थी? तो याद रखेंगे ये संधि जो है ये बालाजी विश्वनाथ और सैयद बंधुओं के बीच में ये संधि हुई थी। ये एक इंपॉर्टेंट संधि है, याद रखेंगे, जो कि मराठाओं के समय आप लोगों को सर्वप्रथम तौर पर दिखाई पड़ता है। अब याद रखिएगा कि मराठा फर्रुखशियर जो है ये सुल्तान हुआ करता था मुगलों का। अब इसका तख्ता पलट करना था। इसका तख्ता पलट जब करना था तो तख्ता पलट के लिए कौन आया? सैयद बंधु जो है ये आगे आए। अब सैयद बंधु जब इसका तख्ता पलट करने के लिए आए तो जो बालाजी विश्वनाथ थे जो पेशवा के पद पर थे, इन्होंने किसका साथ दिया? इन्होंने साथ दिया सैयद बंधु का। और सैयद बंधुओं को की सहायता से कहीं ना कहीं फर्रुखशियर को यहाँ पर हटाने का काम किया। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि जो यहाँ पर बोल सकते हैं कि मैग्ना कार्टा जो कहा गया है ये किसके नाम पर आया है? तो ध्यान रखेंगे मराठा छत्रपति शाहू एवं मुगल बादशाह रफीउद्दर्जात के नाम पे। क्यों? क्योंकि जब इसको हटाया गया है तो रफीउद्दर्जात को शासक बनाया गया है। किसको बनाया गया है? रफीउद्दर्जात को। सैयद बंधु जो रहे उनमें अब्दुल्ला और हुसैन था जो हिंदुस्तानी दल के नेता थे जिन्होंने फर्रुखशियर का अंत किया। और इसमें उनको बालाजी विश्वनाथ जो समय मराठा पेशवा था इनकी सहायता प्राप्त हुई। इन्होंने आपस में 1719 में जो संधि की थी उस संधि पर एक तरफ तो छत्रपति शाहू जी का नाम था, लेकिन अगला मुगल बादशाह कौन बनने वाला था? रफीउद्दर्जात। तो अगला मुगल बादशाह रफीउद्दर्जात का नाम था। रफीउद्दर्जात मरा तो रफीउद्दौला को राजा बनाया गया। रफीउद्दौला गया तो फिर किसको बनाया गया? मोहम्मद शाह को बोल सकते हैं मुगल सम्राट बनाया गया। ठीक है, तो यहां पर छत्रपति शाहू जी और मुगल बादशाह रफीउद्दर्जात का नाम उस संधि पर लिखा था, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? तो ताराबाई थी जो कि राजा राम की विधवा थी। राजा राम संभाजी के भाई थे और संभाजी के पुत्र शाहू जी थे। तो एक प्रकार से ताराबाई शाहू जी की चाची थी, याद रखिएगा, जो मराठों की सबसे शक्तिशाली महिला के तौर पर, बहादुर महिला के तौर पर जानी गई थी। यही समय है जब हम विदेशियों मुगलों को अपने देश से निकालकर अमर कीर्ति का अर्जन कर सकते हैं। यदि हम इस सूखे रहे पुराने वृक्ष के तने पर आघात करेंगे तो उनकी शाखाएं अपने आप ही गिर जाएंगी। यह किसका कथन था? दोस्तों ये बाजीराव प्रथम, पेशवा बाजीराव प्रथम और शाहू जी के बीच का कन्वर्सेशन है। दोनों के बीच में बातचीत चल रही थी। तो यहां पर बाजीराव प्रथम ने शाहू जी को उत्साहित करने के लिए कहा और मुगल साम्राज्य के ऊपर आक्रमण करने के लिए, दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए कहा।
और उत्साहित करते हुए कहा कि देखिए जो मुगल सम्राट है वो तो पुराना हो रहा सूखा हुआ खोखला वृक्ष है, अगर हम इसके तने पर प्रहार कर दें तो जो शाखाएं वो अपने आप गिर जाएंगी, मतलब पूरे मुगल साम्राज्य का नाश हो जाएगा। तब जाकर साहू जी ने कहा कि निस्संदेह तुम एक योग्य पिता की योग्य संतान हो, तुम इस मराठा पताका को हिमालय के पार गाड़ दोगे। इस प्रकार का जो कथन है वो शाहू जी और शिवाजी के बाजीराव प्रथम के बीच के एक बातचीत का है जो यहाँ पर दिया गया अंश है। तो मुगल साम्राज्य को सूखा हुआ पुराना वृक्ष किसने कहा था? वो बाजीराव प्रथम ने कहा था, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था? बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था। ये कहीं ना कहीं अपने बोल सकते हैं काबिलियत के आधार पर मराठा पेशवा बने थे। बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। शस्त्र और शास्त्र की परीक्षा देने के बाद बाजीराव प्रथम को मराठों ने अपना पेशवा बनाया था। और यह भी याद रखिएगा कि इस समय छत्रपति शाहू जी महाराज जी थे। बाजीराव प्रथम ने सबसे पहले दक्षिण में निजाम और इनके साथ आक्रमण किया और इन पर आक्रमण करके यहाँ पर संधि होती मुंशी शिवगांव की और निजाम से एक समझौता हो जाता है। उसके बाद बालाजी बाजीराव जो थे उन्होंने लगभग हर जगह पर आक्रमण किया है। बालाजी बाजीराव मस्तानी बाई नामक नृत्यांगना के साथ संबंधों को लेकर चर्चा में रहे। लगभग हम बात करें 1737 के आसपास 1737-38 में बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर आक्रमण किया और वहां आक्रमण करने के बाद बाजीराव प्रथम ने कहीं ना कहीं अपना वहां पर मराठों का झंडा गाड़ दिया और उसके बाद जो मुगलों का राजा होता था कहीं ना कहीं मराठों के आधिपत्य में काम करने लगा। तो दिल्ली तक अधिकार करने वाले मराठा पेशवा जो थे तो वो बाजीराव प्रथम थे, जिनको लड़ाकू पेशवा और हिंदू पातशाही को स्थापित करने वाले शासक के तौर पर देखते हैं आप। किस पेशवा ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को मराठा शक्ति की एक झलक दिखाने के लिए 1737 में दिल्ली पर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह को मालवा की सूबेदारी पेशवा के नाम करने के लिए विवश किया? तो बाजीराव प्रथम थे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया है। किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हो गया? बालाजी बाजीराव का नाम आएगा, क्योंकि बालाजी बाजीराव के समय तक मराठा शक्ति अपने पीक पर हो चुकी थी और इसी समय होता है पानीपत का तीसरा युद्ध, जिसमें हार के बाद मराठों के पतन की गाथा भी शुरू हो जाती है। किसने दिल्ली में मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखे गए अपने सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दीवाने आम की छत से चांदी निकलवा ली थी? तो याद रखिए, दिल्ली का जो किला था वहां पर दीवाने आम बनाया गया था। उस दीवाने आम की जो छत थी उस पर चांदी लगी हुई थी और वो सदाशिव भाऊ थे जिन्होंने दिल्ली में अपनी सेना जो था उसका खर्च करके निकालने के लिए चांदी निकलवा दी थी। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने कहा पानीपत का तीसरा युद्ध एक निर्णायक युद्ध था? मराठा सेना की मुकुटमणि वहीं गिर गई थी और इस युद्ध के बाद मराठों के अखिल भारतीय साम्राज्य के स्वप्न नष्ट हो गए थे। वो जदुनाथ सरकार थे। जदुनाथ सरकार जी ने मुगलों और इसके समय के इतिहासों पर डिटेल में प्रकाश डाला है और इस समय कहीं ना कहीं हम मराठों को मुगलों का भारत में उत्तराधिकारी देख रहे थे और मराठों के तौर पर भारत का भविष्य देख रहे थे। ये माना जा रहा था कि मराठों के नेतृत्व में अखिल भारतीय स्तर पर एक हिंदू साम्राज्य की स्थापना होगी, लेकिन वो हो ना सका। पानीपत के तीसरे युद्ध में अब्दाली की सेना ने जैसी मराठों की सेना को हराया और सदाशिव राव और विश्वास राव की जब मृत्यु होती है और मराठों की हार होती है तो वो अखिल भारतीय स्तर पर मराठा साम्राज्य का स्वप्न टूट जाता है और मराठा साम्राज्य अपने पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, शिवाजी महाराज के बाद किसने गुरिल्ला पद्धति का संचालन किया था? तो शिवाजी महाराज के बाद सबसे बड़े स्तर पर गुरिल्ला पद्धति का संचालन किया था बाजीराव प्रथम ने। अगला प्रश्न है, किस मराठा पेशवा को मेक्यावली कहा जाता था? तो याद रखेंगे, नाना फडणवीस एक कुशल राजनीतिज्ञ थे, एक प्रभावशाली मंत्री थे, एक कूटनीतिज्ञ थे, इसीलिए इनकी तुलना यूरोप के मेक्यावली से करते हुए इनको मराठा पेशवा मेक्यावली कहा करते थे। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता? तो याद रखेंगे दोस्तों, माधवराव प्रथम आप कह सकते हैं। ये मराठा पेशवा था जिसको हम अंतिम महान मराठा पेशवा कह सकते हैं। ये पेशवा बना जब बालाजी बाजीराव की मृत्यु हुई। बालाजी बाजीराव की मृत्यु के बाद माधवराव पेशवा बनता है। अब इस समय आप कहीं ना कहीं तीसरे पानीपत के युद्ध में हार गए थे, आपकी सेना लगभग गड़बड़ हो चुकी थी, आपका मनोबल लगभग टूट चुका था और मराठा जो थे वो बहुत ही स्तर पर एक प्रकार से तबाही की तरफ जा रहे थे। तब माधवराव ने पेशवा बनने के बाद कहीं ना कहीं वो मराठों की खोई हुई जो सत्ता थी, जो मराठों की खोई हुई इज्जत थी, उसको दोबारा से स्थापित करने का प्रयास किया था और इस तरफ उन्होंने
कहीं ना कहीं अंग्रेजी पेंशन पर जी रहे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुनः गद्दी पर बिठाकर अपना एक प्रभाव छोड़ने की बात की थी। और याद रखिएगा कि ये वो समय था कि जब माधवराव ने मराठों की खोई हुई शक्ति को दोबारा से स्थापित करने का प्रयास किया, इसलिए हमने इन्हें अंतिम महान पेशवा भी कहा था। लेकिन जैसे ही माधवराव की मृत्यु होती है तो कहीं ना कहीं मराठा साम्राज्य गृह युद्ध में छिड़कर अपने पतन की ओर तेजी से अग्रसर होने लगता है। अगला प्रश्न है, किस पेशवा के अबोध होने के कारण मराठा राज्य की देखरेख बड़ा भाई वार भाई नाम की 12 सदस्यों की परिषद ने किया था? याद रखेंगे, ये 12 सदस्यों की जो परिषद है इसे 12 मासी परिषद के नाम से आप जानते हैं। और ये 12 मासी परिषद जो है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं माधवराव द्वितीय जो रहा, जिसको हम माधवराव नारायण के नाम से जानते हैं, इसके संरक्षण के लिए बनाई गई थी। एक्चुअल में ये एक अल्पवयस्क था, अल्पवयस्क पुत्र था, और इसको कहीं ना कहीं आपने क्या किया, अपना उत्तराधिकारी पेशवा बना दिया। अब ये तो सक्षम है नहीं, तो कहीं ना कहीं इसके लिए जरूरी था कि एक संरक्षण की व्यवस्था की जाए। तो 12 मासी एक परिषद बनाई गई जिसको इसका संरक्षण का भार सौंपा गया। और इस 12 मासी परिषद में दोस्तों याद रखिएगा, नाना फड़नवीस जो है इनका प्रभुत्व था। और अगर हम उत्तर में देखें, उत्तर का जो क्षेत्र है, यहां पर आपको महादजी सिंधिया का प्रभुत्व देखने को मिलेगा। तो 12 मासी परिषद में हम देखें तो महादजी सिंधिया और नाना फड़नवीस जैसे लोगों का प्रभुत्व रहा। और कहीं ना कहीं ये भी ध्यान रखिएगा कि नाना फड़नवीस और महादजी सिंधिया ने इस बालक माधवराव नारायण पर या माधवराव द्वितीय पर इतना कठोर नियंत्रण किया कि इस भाई ने क्या किया, आत्महत्या कर ली। तो कहीं ना कहीं ये नाना फड़नवीस और महादजी सिंधिया की कठोरता से प्रताड़ित होकर आत्महत्या कर लेता है। लेकिन इसके पहले की चीजें याद रखिएगा दोस्तों, जब माधवराव की मृत्यु हुई, कौन माधवराव प्रथम की जब मृत्यु हुई थी, तो इसके बाद कहीं ना कहीं रघुनाथ राव एक तरफ है, और रघुनाथ राव के साथ एक तरफ कौन है, नारायण राव है। तो एक तरफ नारायण राव, एक तरफ रघुनाथ राव, ये लोग आपस में लड़ने लगे। जब आपस में लड़ने लगे तो नारायण राव जो है वो पेशवा बनता है। अगला पेशवा कौन होता है, नारायण राव होता है। याद रखिएगा कि माधवराव प्रथम, जिसको आप अंतिम महान पेशवा बोलते हैं, उसकी मृत्यु हुई। उसकी मृत्यु होने के बाद रघुनाथ राव और नारायण राव के बीच में संघर्ष हो गया। इस संघर्ष में नारायण राव जीत गया और नारायण राव अंतिम पेशवा बनता है। लेकिन इस पेशवा को 1773 में रघुनाथ राव इसके कौन थे, चाचा थे, किसके, नारायण राव के, वो मार देते हैं। जैसे मार देते हैं तो फिर जाकर पेशवा बनता है माधवराव द्वितीय। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछेगा कि माधवराव द्वितीय पेशवा कैसे बना, तो याद रखिएगा माधवराव प्रथम जो बाजीराव के बाद पेशवा बने थे, जिनको अंतिम महान मराठा पेशवा कहते हैं, उनकी जब मृत्यु हुई तो उनकी मृत्यु के बाद एक गृह संघर्ष हो गया, जिसमें एक तरफ रघुनाथ राव, एक तरफ नारायण राव लड़ रहे थे। नारायण राव पेशवा बन जाता है। 1773 में रघुनाथ राव जो उसका चाचा होता है उसको मार देता है, और नारायण राव के मरने के बाद माधवराव द्वितीय जो होता है वो पेशवा बनता है। ये अल्पवयस्क था, इसलिए 12 मासी परिषद बनाई गई, और 12 मासी परिषद में नाना फड़नवीस और महादजी सिंधिया का कहीं ना कहीं प्रभाव था। और इस प्रभाव के चलते हम देखें, ये माधवराव द्वितीय जो होता है ये आत्महत्या कर लेता है, और माधवराव द्वितीय जब आत्महत्या कर लेता है तो आपको बाजीराव सेकंड जो है वो पेशवा के तौर पर बाद में दिखाई पड़ता है। तो किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 हुआ, तो याद रखिएगा माधवराव नारायण, जिसको हमने बोला था माधवराव 2 था, इस समय पर प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 तक होता है। क्वेश्चन यही पूछ लेगा, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक हुआ, 1775 से 1782 तक। ठीक है, इसमें जो अंग्रेजी सेना है, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, कर्नल किटिंग। ठीक है, और इस युद्ध के अंत में हम देखें दोस्तों तो इसमें हमको अलग अलग संधि दिखाई पड़ती है। इस युद्ध का जो अंत हुआ है वो तो 1782 में सालबाई की संधि से हुआ है। कौन सी संधि से हुआ है, सालबाई की संधि से हुआ है। होलकर लोगों ने ये संधि की थी जो अंत में होती है सबसे। लेकिन यहां याद रखिएगा कि अलग अलग संधि हुई, जिसमें 1776 में होती है
पुरंदर की संधि, इसके अलावा 1779 में होती है बड़गांव की संधि। अब बड़गांव की संधि 1779 में, पुरंदर की संधि 1776 में। अब जब पुरंदर की संधि होती है तो यहां पर अंग्रेज और मराठे दोनों इस पर विचार करते हैं, अंग्रेज इससे संतुष्ट नहीं होते, कहीं ना कहीं इस संधि को कैंसिल कर दिया जाता है, फिर युद्ध शुरू हो जाता है। फिर 79 में बड़गांव की संधि होती है, इसे फिर से अंग्रेज मानने से मना करते हैं, फिर युद्ध शुरू हो जाता है और अंत में 1782 में सलवाई की संधि होती है और इसके अंत होने के बाद, इस संधि के बाद युद्ध खत्म होता है। मतलब इसीलिए 1775 से 1782 तक युद्ध चलता है और सलवाई की संधि के साथ इस युद्ध का अंत होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 के मध्य चला। इस समय मराठा पेशवा कौन थे? इस समय मराठा पेशवा था बाजीराव सेकंड। याद रखिए, जब हम बात करते हैं बाजीराव टू की, तो बाजीराव टू की जब हम बात करेंगे दोस्तों, तो याद रखिएगा कि बाजीराव टू जो है वो 12 मासी परिषद अभी भी चल रही है और इस 12 मासी परिषद पर आपको देखने को मिल रहा है कि नाना फडणवीस जो है वो अभी भी इस पर क्या है, प्रभावशाली है। अब नाना फडणवीस का प्रभाव यहां देखने को मिल रहा था। इसके अलावा आपको महादजी सिंधिया जो है, इनका भी आपको प्रभाव देखने को मिल रहा था 12 मासी परिषद में। तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव बाजीराव टू पर भी रहा। इसका मतलब ये समझ लीजिए कि लगभग 1800 तक हम बात करें, 1800 ईस्वी की बात करें, तो यहां पर 12 मासी परिषद में इनका प्रभाव रहा और इनके प्रभाव के माध्यम से बाजीराव टू पर भी इनका प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन 1800 में क्या होता है, फडणवीस जो होते हैं, फडणवीस की हो जाती है मृत्यु और महाजी सिंधिया की भी मृत्यु हो जाती है इसके पहले ही। जब ये दोनों की मृत्यु हो गई तो बाजीराव टू जो है, बाजीराव टू है ये स्वेच्छाचारी, बाजीराव टू एक स्वेच्छाचारी का मतलब हम बोल सकते हैं अपने आप को आजाद पेशवा समझने लगा। जब आजाद पेशवा समझने लगा तो इसके दिमाग में ये आया कि भाई मैं किसी के नीचे नहीं रहूंगा, मेरे नीचे दूसरे लोग रहेंगे। अब यहां पर एक और चीज देखने को मिला कि ये जो बाजीराव टू था, इसने देखा कि भाई ये दोनों गए, अब अपन आजाद हैं। इसने बोला कि एक काम करेंगे, जो होलकर हैं और जो सिंधिया हैं, ये होलकर और सिंधिया जो है इन पर भी किसका प्रभाव रहे, बाजीराव टू का प्रभाव रहे। लेकिन होलकर और सिंधिया अपनी अपनी जगह पर सोच रहे थे कि उनका प्रभाव किस पर रहे, बाजीराव टू पर। मतलब बाजीराव टू अपने आप को आजाद मानकर इन पर प्रभाव जमाना चाहता है और होलकर व सिंधिया इसको अपने प्रभाव में लेना चाहते हैं। ये दोनों की व्यवस्था ऐसी दिख रही थी और इसी में कहीं ना कहीं होलकर व सिंधिया ने एक पढ़ा दिया, जुड़ी सेना बना ली और जुड़ी सेना बनाकर होलकर और सिंधिया ने कहा कि ये बाजीराव टू जो है इसको हम लोगों को अंडर में लेना पड़ेगा। ऐसे में वो इसको समझाने के लिए आने वाले थे। अब यहां पर कहीं ना कहीं बाजीराव टू को डर लगा, टेंशन लगा, तो बाजीराव टू क्या करता है, ये चला जाता है अंग्रेजों के संरक्षण में। अब अंग्रेजी संरक्षण में गया तो भारत में लॉर्ड वेलेजली जो है वो क्या बनकर आया था, इस समय वायसराय बनकर आया था। ठीक है, तो वायसराय कौन है, लॉर्ड वेलेजली है। अब लॉर्ड वेलेजली किस लिए फेमस था, सहायक संधि के लिए फेमस था। ये तो चाहता ही था कि सहायक संधि कर लें और सहायक संधि करके सब क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लें। तो बाजीराव टू इनके डर से किसके संरक्षण में चला गया, अंग्रेजों के। और 1802 में एक संधि होती है जिसको आप बोलते हैं बेसिन की संधि। ये बेसिन की संधि के माध्यम से जो बाजीराव टू होता है वो क्या कर लेता है, वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार कर लेता है। अब जब सहायक संधि को स्वीकार कर लेता है वेलेजली को, तो ये होलकर और सिंधिया लोगों को ये पसंद नहीं आता। तो ये क्या करते हैं, ये सहायक संधि का विरोध करते हैं। जब ये सहायक संधि का ये विरोध करते हैं तो शुरू हो जाता है दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध, जो 1803 से 1806 तक चलता है। अब इसमें ये सब लोग किसके खिलाफ लड़ते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ। और अंग्रेज क्या करते हैं, एक एक करके इनको हरा जाते हैं। जैसे जैसे एक एक करके अंग्रेज इनको हराते जाते हैं तो वैसे वैसे अंग्रेजों और इनके बीच में अलग अलग संधि हो जाती है। और अलग अलग संधि हो गई, फिर आप लोगों को याद करने के लिए डेटा मिल गया कि हम लोगों को ये संधि याद करनी पड़ेगी। अब वो संधि देखिए क्या है, संधि जो है उसमें एक संधि है देवगांव की संधि। ये देवगांव की संधि कब होती है, ये संधि होती है 1803 में। एक तरफ होते हैं कौन, भोसले, और एक तरफ होते हैं अंग्रेज। तो देवगांव की संधि कब हुई थी आपसे पूछा जाए तो 1803 में, भोसले व अंग्रेज के बीच में। दूसरी संधि जो हुई थी वो हुई थी सुरजी अर्जन गांव की। अब सुरजी अर्जन गांव की संधि कब हुई थी, 1803 में। और ये संधि हुई थी किसके बीच में, सिंधिया वर्सेस अंग्रेजों के बीच में हुई थी।
अब देखिए कि 1803 में सिंधिया ने भी संधि कर ली, कौन सी? सुरजी अर्जन गांव की। 1803 में देवगांव की संधि भोसले और अंग्रेजों ने भी कर ली, लेकिन यहां पर होलकर नहीं झुकते। होलकर बोलते हैं हम तो लड़ेंगे, हम संधि स्वीकार नहीं करते, सहायक संधि से हमको मतलब नहीं। लेकिन अंततः 1805 में होलकर जो होते हैं वर्सेस अंग्रेज जो हैं, इनके बीच में एक संधि होती है, वो संधि होती है राजपुर घाट की संधि। ये सब संधियां याद रख लीजिएगा। राजपुर घाट की संधि होलकर अंग्रेजों के बीच में 1805 में, और इस संधि के साथ ही दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध भी खत्म हो जाता है। सूरजी अर्जन गांव की संधि 1803 सिंधिया व अंग्रेजों के बीच में, और देवगांव की संधि 1803 में भोसले व अंग्रेजों के बीच में। अब भोसले हो, सिंधिया हो या होलकर हो, ये सभी मराठों की शाखा हैं, जिन्होंने बाजीराव टू ने जिस प्रकार से बेसिन की संधि 1802 के माध्यम से सहायक संधि को स्वीकार किया था और पहला मराठा पेशवा बन गया था अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार करने वाला, उस सहायक संधि के विरोध में ये सब चीजें हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 के समय मराठा पेशवा कौन था? तो मराठा पेशवा बाजीराव टू ही था। एक्चुअल में ये तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध, जिसको हम 1817-18 कहते हैं, ये शुरुआत होता है 1816 से लेकर 1818 के बीच में सारी गतिविधियां होती हैं। ठीक है, तो इतने अलग अलग समय तक की गतिविधि होती है। इस समय मराठा पेशवा होता बाजीराव टू। अब इस समय देखिए कि यहां पर जब युद्ध हुआ, इस युद्ध में कर्नल मेलकम के सामने 1818 में बाजीराव टू जो होता है ये समर्पण कर देता है, और जैसे समर्पण करता है तो यहां पर कानपुर की एक संधि हो जाती है, और इसके व्यवस्था के तहत यहां पर आपको संधि देखने को मिलेगी। और बाजीराव टू जो है उसको क्या करते, अंग्रेजों की पेंशन पर निर्भर कर देते हैं। मराठाओं का अंत हो गया, पेशवा टू जो है बाजीराव टू वो पेंशन पर निर्भर है, और इसको कहां बिठा दिया? कानपुर के पास में जगह है जिसका नाम है बिट्ठूर। बिट्ठूर में बिठा दिया, और ये अंग्रेजों की पेंशन पर रहेगा। यहां पर रहते रहते 1853 में हो जाती है इसकी मृत्यु। इसकी मृत्यु के बाद जो पेशवा का पद है वो समाप्त कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पेशवा का पद अंत होता है। लेकिन जब तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है ना, यहां पर भी हम लोगों को कुछ संधि देखने को मिलती है। वो संधि देखिए कौन कौन सी संधि, वो आपसे पूछ सकता है। संधि नंबर 1 1816 में संधि होती है। इस संधि को आप बोलते हैं नागपुर की संधि। ये नागपुर की संधि किसके बीच में हुई थी? भोसले व अंग्रेजों के बीच में हुई थी। एक संधि होती है दोस्तों ग्वालियर की संधि। अब ग्वालियर की संधि जो है वो हुई थी 1817 में। किसके बीच में हुई थी? अंग्रेज व सिंधिया के बीच में। ठीक है, इसके बाद होती है पूना की संधि। ये पूना की संधि जो होती है 1817 में होती है, और ये होती है बाजीराव टू व अंग्रेजों के बीच में। और ये संधि का प्रभाव था कि ये नागपुर चला जाता है अंग्रेजों की पेंशन पर रहने के लिए, बराबर। और अंत में होती है 1818 में मंदसौर की संधि। और ये मंदसौर की संधि जो होती है ये अंग्रेज व होलकर के बीच में होती है। ठीक है, और बाजीराव टू अंग्रेज कर्नल मेलकम के सामने समर्पण कर देता है। पेशवा का पद इसके बाद देखें तो समाप्त हो जाएगा, और यहां से मराठा साम्राज्य की पूरी तरीके से आपको अंत होने की व्यवस्था देखने को मिलती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहां पर क्या? अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ संधि दी, एक तरफ उनका वर्ष दिया है। सूरत की संधि कब हुई? 1775 में। पुरंदर की संधि कब हुई? 1776 में। बड़गांव की संधि कब हुई? 1779 में। सालबाई की संधि कब हुई? 1782 में। ठीक है, अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहां पर देखिए देवगांव की संधि कब हुई? 1803 में। सुरजी अर्जुन गांव की संधि कब हुई? 1803 में। राजपुर घाट की संधि कब हुई? 1805 में भी बताया है। ये संधियां जो है वो एक भोसले के बीच में होती है, एक सिंधिया के साथ होती है, और एक होलकर के साथ होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान हुई सबसे अंतिम संधि कौन सी थी? देखिए सबसे अंतिम संधि मंदसौर की संधि थी, जो 1818 में होलकर और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है
मराठा सचिवालय क्या था? मराठा सचिवालय को फाद कहते थे, जहां से मराठों के पूरे शासन व्यवस्था को देखा जाता था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ राज्य क्षेत्र, एक तरफ उनके संस्थापक हैं। बड़ौदा में मराठों की कौन सी शाखा थी? गायकवाड़ थी। इंदौर में कौन सी शाखा थी? होलकर थी। नागपुर में कौन सी शाखा थी? भोसले थी। और ग्वालियर में कौन सी शाखा थी? सिंधिया थी। यहां देखिए, मराठे जो थे वो पहले एकीकृत थे, लेकिन जब मराठा साम्राज्य पतन की ओर चला तो मराठों के इस पूरे साम्राज्य का तितर बितर हो गया और ये अलग अलग भागों में बंट गया। और अलग अलग भागों में जब बटा तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नेताओं ने इसको नेतृत्व प्रदान करके अपने अपने क्षेत्र में अलग साम्राज्य स्थापित कर लिया। और ये अलग अलग साम्राज्य थे। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ये लिस्ट याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड के भांति हुआ था? तो ग्रांट डफ वो व्यक्ति था जिसने कहा था कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ था। ये ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने मराठा साम्राज्य, शिवाजी महाराज और पेशवाओं पर आधारित सभी प्रश्नों को इस लेक्चर में देखा। इस लेक्चर में दोस्तों कई सारी संधियों को भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। उन संधियों को हमने किन किन के बीच में हुई, कब हुई, क्या नाम से जाना गया, ये पूरा यहां पर देखा। तो आपको उसकी एक लिस्ट बनाना है और उसको याद करना है, क्योंकि मैं समझता हूं कि आने वाली परीक्षाओं में आपको यहां से प्रश्न जरूर पूछे जा सकते हैं। और एग्जाम में जैसे ही यहां से प्रश्न आएंगे तो आपको अगर याद होगा तो आप आसानी से इसको कर दोगे। ठीक है, सभी प्रश्नों को अच्छे से सुनना है, नोट्स बनाना है और उसके आधार पर आपका एक बेहतर जो तैयारी वो होगी। मिलता हूं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के नए प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, अपना और अपनों का खास ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।